Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter 18 which is body fluid and circulation of class 11th biology. तो ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर है. सोल्व करते हैं कुछ PYQs. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. मैच करना है इनको और करेक्ट ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इसका है वो है डी. ये है, देखो साइनोफिल्स जो हैं वो थर्ड, ये क्या करते हैं, हिस्टामाइनेज और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं. ठीक है, बेसोफिल्स की अगर मैं बात करूं तो ये रिलीज करते हैं ग्रेन्यूल्स को जो कंटेन करते हैं हिस्टामाइन. न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करूं तो ये फैगोसाइटोसिस होते हैं और लिम्फोसाइट की बात करूं तो ये इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं. अब मैंने आपको ये सिर्फ आंसर बता दिया, इससे हो सकता है बहुत से बच्चे जिनको ये चीज समझना है कि साइनोफिल क्या है, बेसोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है और लिम्फोसाइट्स क्या है, तो डिटेल में समझते हैं. मैं इससे रिगार्डिंग आपको सारी बातें अब यहां पे समझाऊंगी. ठीक है, स्टार्टिंग से बिल्कुल. देखो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में एक टर्म होती है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स जिसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, देखो भाई जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा होगा उससे रिलेटेड और उसके इर्द गिर्द के जितने भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको समझाती चलूंगी. और अगेन मैं यही बात बोलूंगी कि दोबारा से अगर किसी क्वेश्चन में वही सेम चीज रिपीट होती है तो बार बार नहीं समझाई जाएगी. ठीक है, तो देखो जो ल्यूकोसाइट होते हैं, पहले मैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ क्या क्या होती है. सबसे पहले तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, कलरलेस होते हैं. कलरलेस क्यों होते हैं भाई, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. लैक ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण ये कलरलेस होते हैं. हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. उसमें हीमोग्लोबिन होता है जिससे जैसे उसका कलर रेड होता है. जब उसको डिस्कस करेंगे तो उसको भी मैं अच्छे से बता दूंगी. ये कलरलेस होते हैं. ठीक है, और जो बातें इनके इसके बारे में आपको याद रखनी है वो क्या है कि लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल जो है ल्यूकोसाइट होता है. ऐसा क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आ भी सकता है, यानी कि 10 से 20 म्यू जो है इसका साइज होता है. समझ गए कि ये लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल होती है. न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी लाइफ स्पैन इनकी जो है ज्यादा नहीं होती, कम ही जीते हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूं इनका नंबर, इनकी रेंज की, तो 6000 से 8000 के बीच में जो है ये वेरी करते हैं, इनकी रेंज होती है. ठीक है, अब मैंने आपको इनकी इसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं. क्या क्या बताया है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल होते हैं, कलरलेस होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता. 10 से 20 म्यू जो है इसका साइज होता है. न्यूक्लिएटेड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 6000 से 8000 के बीच में वेरी करती है इनकी रेंज. ठीक है, एक टर्म होती है, अब मैं आपको है ना 3 टर्म यहाँ पे बता रही हूँ. इससे हालांकि अच्छा ही है, कुछ एक्स्ट्रा समझ आएगा, कुछ पता चलेगा. तो ये समझो, एक टर्म आपके पास टीएलसी, आपने बहुत बार कोई रिपोर्ट आती है किसी की ब्लड टेस्ट की तो उसमें भी टीएलसी होता है कि टोटल, उसका मतलब बता रही हूँ मैं, इतनी डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. ठीक है, ये होता है. एक हो सकता है भाई डब्ल्यू, अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी WBC ज्यादा नंबर में हो, मोर नंबर में, मतलब जो हमारे पास रेंज होती है 6000 से 8000 के बीच में, 8000 से ऊपर हो, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस. ठीक है, यानी कि वो उस दौरान क्या हो सकता है भाई, इसकी पुष्टि हो जाती है कि कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है हो सकता है इस कंडीशन में. ठीक है, इस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से ही हमें पता चलता है कि भाई कितना WBC ज्यादा है, और या फिर WBC अगर लेस नंबर में हो, कम हो, यानी 6000 से कम हो, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया. ल्यूकोसाइटोपिनिया. उस दौरान भाई हो सकता है एड्स, टाइफाइड. ठीक है, एड्स और टाइफाइड कब होता है, जब WBC के नंबर बिल्कुल कम हो जाए, ज्यादा हो तो कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. शेप की अगर मैं बात करूं WBC की, तो अमीबॉइड शेप इसकी होती है, यानी कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती इसकी शेप में, मतलब कैसे भी हो सकती है, मतलब कंसिस्टेंसी कोई नहीं है कि भाई यहाँ फिक्स जैसी इसकी शेप होगी, कुछ भी शेप हो सकती है. ठीक है, और अब बात करेंगे किसकी, WBC के 2 टाइप्स की. 2 टाइप का होता है भाई, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट.
सॉरी ग्रेन्युलोसाइट से, ये ग्रेन्युलोसाइट नेक्स्ट है, ये होता है ग्रेन्युलोसाइट, और एक होता है हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ये दो होते हैं भाई। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस क्या है। मान लो ये हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट है, अंदर ये जो है ये जो होते हैं भाई ऐसा इसमें कुछ होता है। मैं ये बताऊंगी कि जो मैंने आपको ये यहाँ पे बनाया इस डायग्राम में वो एक्चुअली है क्या। देखो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स आप इसको बोल सकते हो, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्युलोसाइट। ये होता है साइटोप्लाज्म, हम जानते हो, ये फ्री स्पेस को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो होता है ना भाई बीच में यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी न्यूक्लियस तो इसमें होगा दोनों में, जो इसके टाइप्स भी हो गए उनमें भी होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है किनमें, डिवाइडेड इनटू लोब्स, मतलब फर्दर ये न्यूक्लियस जो है लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लोब्स वगैरह होते हैं, इसमें डिवाइड हो जाता है। अगर दूसरी तरफ मैं ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं प्रेजेंट होते, इसमें थे, इस वजह से इसका नाम ग्रेन्युलोसाइट होता है। इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट इसको हम बोलते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे फर्दर, इनमें भी टाइप होते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है ना, जो हमें साइनोफिल्स वगैरह का जिक्र किया है, वो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वो टाइप्स किसके होते हैं, किसके अंडर वो आते हैं। अब यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट भी मिट गया। ठीक है, अब देखो भाई ये होते हैं तीन टाइप के। एक होता है एसिडोफाइल, जिसको बोलते हैं हम साइनोफाइल्स भी, जो कि क्वेश्चन में हमें साइनोफाइल्स ही दे रखा है। एक होता है हमारे पास क्या, बेसोफाइल, बेसोफिल्स, ये एसिडिक होता है, एसिड। ये बेसिक आप यहाँ इससे समझ सकते हो, बेसो है तो बेस। और एक होता है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, यानी न्यूट्रल, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करूं मैं इसमें तो ये दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है क्या, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अब देखो ये आपको पहले तो ये टाइप याद रख लेने हैं भाई। ग्रेन्युलोसाइट के ये तीन टाइप होते हैं, एसिडोफाइल या साइनोफिल्स, आप किसी भी नाम से इसको याद रख सकते हो, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये ग्रेन्युलोसाइट के दो टाइप होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, याद करना भी इजी है भाई, आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, ग्रेन्युलोसाइट में एसिड बेस न्यूट्रल, ये चीज तो आपको याद रह सकती है। इसमें आप ml या फिर lm कोई भी मतलब ऐसे ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और टर्म यहाँ पे बता देती हूँ, क्या कि अगर WBC मोर देन 1 लाख, 1 लाख से अगर ऊपर WBC हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकीमिया। क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया क्या होता है भाई, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कब होता है, जब जो आपके WBC हैं भाई वो 1 लाख को भी क्रॉस कर जाए, उनकी नंबर जो है। ठीक है, अब देखो हालांकि मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बताने को, पर उससे पहले जो है मैं आपको ये एसिडोफिल्स वगैरह ये थोड़े से इनके बारे में, इन पांचों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो इसी टॉपिक के ऊपर, जो मैं आपको ये समझा रही हूँ इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ऐसे आते भी, और जो आपको याद होने चाहिए, जिसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमारी एनसीईआरटीज में नहीं लिखी होती वो चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, एसिडोफिल्स, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, साइनोफिल्स। ठीक है, देखो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है भाई, पहले न्यूक्लियस की बात करेंगे क्योंकि न्यूक्लिएटेड होती है WBC, इनके जितने टाइप्स भी होंगे उसमें भी न्यूक्लियस होगा। अब हमें ये जानना है कि न्यूक्लियस की भी शेप वेरी करती है। इसकी न्यूक्लियस कैसे होती है, बाइलोब्ड, यानी कि 2 लोब्स होते हैं। मैं बना के दिखा दूंगी। परसेंटेज की बात करूं तो 2 से 3% जो होता है TLC का, मैंने आपको बताया था टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 2 से 3% कौन कंटेन करता है, एसिडोफिल्स। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन भी आपको जानना जरूरी है कि भाई ये रेजिस्ट करते हैं किसको, उसको अपने इन्फेक्शन को। रेजिस्ट का मतलब रोकते हैं, इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। इन्फेक्शन कौन से भाई, जो पैरासाइटिक या फिर इंटेस्टाइनल होते हैं, जैसे एस्केरियस होता है। ठीक है, ये जो ह्यूमन डिसीज एंड हेल्थ वाला चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें दे रखा है ये चीज। एंड आर ऑल्सो किससे एसोसिएटेड होते हैं,
एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। मतलब जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं और इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का काम किसका होता है, एसिडोफिल्स और साइनोफिल्स का। परसेंटेज कितनी होती है इनकी, 2 से 3% होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोड। अभी स्ट्रक्चर देख लो एक बार, देखो ये देखो बाइलोब्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। ये अपना ग्रेन्युलोसाइट और न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्या है, बेसोफिल्स। देखो न्यूक्लियस इसका एस शेप का होता है, एस शेप न्यूक्लियस होता है। परसेंटेज होती है 0.5 से लेकर 1% ऑफ टीएलसी। देखो पीछे वाले से कम है। फंक्शन क्या होता है, ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह में जो है ये इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, और सीक्रेट करती है केमिकल को। जैसे ये केमिकल कौन से भाई, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामाइन होता है, हेपरिन होता है। ये सारे जो है एलर्जिक जो है एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। हेपरिन वगैरह, हिस्टामाइन, ये सब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी का होते हैं कि भाई आपको कोई एलर्जी होगी, कुछ भी होगा, आपको सूजन आ जाती है, ठीक है, उससे ये रिलेटेड होते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि हिस्टामाइन क्या होता है, ये एक होता है वेसोडाइलेशन, ठीक है। ये वो वाला हमारे पास क्या होता है, केमिकल होता है। और सेरोटोनिन होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोडाइलेशन क्या होता है भाई, जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो वाइडर हो जाए, उसका काम वो किसका काम होता है, हिस्टामाइन का। और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, नैरोअर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको वो इसका जो है डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। देखो ऐसे शेप्ड का बोला था मैंने, ऐसा कुछ इसका न्यूक्लियस होता है, यानी कि 1 यहाँ पे 2 3 ऐसे लोब्स होते हैं इसके ऊपर। वापिस से जो अपना साइटोप्लाज्म और ग्रेन्युलोसाइट होता है वो तो अलग रहेगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्वेलिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है। स्वेलिंग 2 टाइप की होती हैं, ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कभी भी एक चीज नहीं होती कि आप ये सोचोगे भाई स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन एक चीज है, कहने को एक में आ जाते हैं। और एक होता है ओइडिमा, ठीक है, एडिमा, ओइडिमा कुछ भी बोल सकते हो, एडिमा बोलो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है भाई, टैनिंग और रेडनेस हो जाती है। अब जब भी आपको कोई मधुमक्खी काटे, देखो भाई वहां पे है ना रेडनेस सा हो जाता है, कुछ लाल लाल हो जाता है बिल्कुल उसके सराउंडिंग एरिया में भी, और टैनिंग सी हो जाती है रेड कलर की, वो तो होती है इन्फ्लेमेशन। एडिमा क्या होता है, ये पेनलेस, मतलब एडिमा आपने कुछ लोग देखे होंगे बहुत अजीब से, मतलब मोटे से हो जाते हैं, मोटे भी नहीं एक किस्म से, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन्फ्लेट, मतलब स्वेलोइंग सी आ रखी है, स्वेल मतलब यहाँ पे सूजन आ रखी है, मुंह पे होता है, ऐसे हाथ पैर ऐसे होते हैं उनके, वो कंडीशन एडिमा की होती है, जो पेनलेस जो है स्वेलिंग होती है, लेकिन उनका मतलब कोई प्रॉब्लम के कारण वैसे ही मतलब उनको जो है शरीर में ऐसे फूलने लगते हैं वो, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो फूलने लगते हैं, तो वो पेनलेस होती है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, एसिडोफिल्स हो गया हमारा, बेसोफिल्स हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अब इसको इरेज करके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स। देखो इसका न्यूक्लियस होता है 3 से 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है भाई इसका। परसेंटेज 60 to 65% ऑफ टोटल WBC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का, ठीक है, 60 से 65% सबसे ज्यादा। फंक्शन इसका क्या होता है भाई, इसका सबसे पहले तो फैगोसाइटिक नेचर होता है। फैगोसाइटिक होता है मूवमेंट जो करता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है, मूवमेंट करता है, तो यानी कि एक्टिव भी होगा, यानी कि मोस्ट एक्टिव भी हम इसको लिख सकते हैं। और क्या होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल यानी जो मूवमेंट करता है, मोटाइल WBC, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये पूरा क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, हाँ न्यूट्रोफिल्स को है ना, इसमें हमारा आता है PMNL, इसको बोलते हैं पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको बोला जा सकता है। अब ये था हमारे ग्रेन्युलोसाइट के तीनों टाइप। अब मैं बात करूंगी किसकी, एक ग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है वो क्या है, मोनोसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका न्यूक्लियस भाई किडनी शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये है ना लार्जेस्ट WBC होती है, लार्जेस्ट WBC साइज के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं। परसेंटेज 6 to 8%। फंक्शन क्या होता है भाई, सबसे पहले इसका भी फैगोसाइटिक नेचर होता है,
ठीक है, ये क्या करते हैं, टिश्यूज में मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं। टिश्यूज में जब ये एंटर करते हैं तो ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं वहां जाकर। इसकी अगर मैं उसकी बात करूं न्यूक्लियस की, देखो मैंने क्या बोला था, किडनी शेप्ड, ऐसा कुछ इसका न्यूक्लियस होता है, नहीं बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके, लिम्फोसाइट्स की। ये देखो लिम्फोसाइट लास्ट है हमारे पास। देखो स्मॉलेस्ट होता है लास्ट, वो जो पीछे वाला था हमारे पास कौन सा मोनोसाइट, वो क्या था, लार्जेस्ट। ये हमारे पास होती है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। न्यूक्लियस इसका राउंडेड होता है और लार्ज होता है, लार्जर। ठीक है, 20 से 25% का इसका कंपोजिशन होता है टीएलसी में। फंक्शन इसका क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई आपने बहुत बार लिम्फोसाइट को इम्यून रिस्पॉन्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। अब मैं अगर बात करूं कि जो लिम्फोसाइट होते हैं ये भी, ये फर्दर दो में डिवाइड होते हैं भाई। एक होता है बी लिम्फोसाइट, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ वैसे सारी चीजें, और ये होता है टी लिम्फोसाइट। दो टाइप में ये जो है आगे डिवाइडेड होता है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये एंटीबॉडीज जो भी होती है, एंटीबॉडी क्या होता है भाई, एंटीबॉडी जो मतलब जो हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है उसके अगेंस्ट जो भी आप ये बोल सकते हो प्रोटेक्टिव जो कवरिंग, एक तरीके से शील्डिंग वहां पे प्रोड्यूस हो जा मतलब बन जाती है। क्यों होती है, वो एंटीबॉडी जो है वो हमें जो है उस बीमारियों से बचाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो वो एंटीबॉडी को सिक्रेट करने का काम किसका होता है, लिम्फोसाइट का होता है। और एंटीबॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सिक्रेट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये इम्यून रिस्पॉन्स में काम होता है इसका अपना लिम्फोसाइट का, आप जानते हो, तो वही उसी के रिगार्डिंग काम चलेगा। इसको बोलते हैं सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता रही हूँ जो इसके, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है पूरा डब्ल्यूबीसी के टाइप और उनके भी टाइप्स भी जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और आपको डाउट भी हो सकता है उनमें, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी। यहाँ पे उसको ध्यान से देखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो लार्जेस्ट मैंने आपको बताया था, मैंने साथ के साथ कौन सा था, मोनोसाइट्स। और स्मॉलेस्ट कौन सी थी, उसी में आगे कौन सी थी हमारे पास, लिम्फोसाइट्स। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। यहाँ क्वेश्चन से आपके सारे डाउट मिट जाने चाहिए। मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा जो है अबंडेंसी में कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट, और एक बताना हमें लीस्ट अबंडेंट। तो देखो भाई मोस्ट अबंडेंट कौन सा था, मैंने आपको परसेंटेज के साथ बताया था, तो न्यूट्रोफिल्स था ना, 60 to 65% का जिसका कंपोजिशन था न्यूट्रोफिल्स, 60 to 65% ऑफ टीएलसी था जिसका। और बेसोफिल्स क्या था, लीस्ट था, कितना था, 0.5 से, वो कितना था अपना सेकेंड में जो हमने पढ़ा था, देखो 0.5 से 1% का जो क्या था टीएलसी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, देखो अभी ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, और मोस्ट एक्टिव डब्ल्यूबीसी बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि भाई फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी कौन सी है, फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी। मोस्ट एक्टिव मैंने आपको बताया था, साथ के साथ कौन सी थी, न्यूट्रोफिल्स। और फैगोसाइटिक दो थी हमारे पास, एक तो थी न्यूट्रोफिल्स, ऑब्वियसली जो एक्टिव है वो फैगोसाइटिक तो होगी, न्यूट्रोफिल्स, और एक थी भाई मोनोसाइट भी थी इसी उसमें फैगोसाइटिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस यार ये इतने ही क्वेश्चन थे, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे जो शायद आपको पता होने भी चाहिए थे। तो यहाँ पे अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि मैंने आपको डब्ल्यूबीसी पूरा ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्या है, मैच द आइटम्स
given in column 1 with those in column 2 and select the correct option। करेक्ट ऑप्शन बताना। अगेन ये फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन हमारे पास 3 है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा। ये इसका सेकंड आएगा, ग्लोबुलिन का थर्ड आएगा, एल्ब्यूमिन का फर्स्ट आएगा। ये होता है। अब इसको भी डिटेल में समझेंगे, इसको भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। एक बार देख लेंगे क्योंकि मैच तो हमने कर लिया कि किसके टाइप होते हैं, क्या होता है, ये चीज समझनी भी जरूरी है। काफी छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है इसमें कुछ भी। देखो जो प्लाज्मा होता है, जो हम प्लाज्मा पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग चीजों का कंपोजिशन होता है, ठीक है, परसेंटेज वाइज। तो मैं ये आपको बता देती हूँ। देखो एक होता है भाई वाटर भी होता है उसमें, उसमें प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं प्लाज्मा में, कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। देखो वाटर का जो कंपोजिशन 92% इसकी होती है, प्रोटीन की होती है भाई 6 से 8%, मिनरल्स वगैरह और अदर सब्सटेंस जो बच गए ये ऐसे ही मतलब वहां पे फ्लोट करते रहते हैं। तो फर्दर जो हमें बात करनी है, प्रोटीन भाई 3 जो है टाइप्स में यहाँ पे होते हैं, फर्दर 3 में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है फिब्रिनोजन, प्लस आप उसको लिख सकते हो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब समझो, देखो भाई जो एल्ब्यूमिन होता है, सबसे पहले यह याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है, ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है किसका? प्लाज्मा का। ये क्वेश्चन भी अलग से आपके पास आ सकता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन प्लाज्मा का कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज में स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अबंडेंसी होती है। देखो साइज अलग है, साइज में स्मॉलेस्ट है लेकिन अमाउंट में मैक्सिमम है, ठीक है। और ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जो है काम में आता है। ऑस्मोटिक बैलेंस में जो वाटर और आयंस का जो बैलेंस होना चाहिए उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस, उसमें एल्ब्यूमिन का काम आता है। अब मैं बात करूं ग्लोबुलिन की, ग्लोबुलिन का भाई डिफेंस मैकेनिज्म में जो है काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स के हित में ये काम करता है। फिब्रिनोजन की बात करूं, फॉर ब्लड कोगुलेशन। अब ये ब्लड कोगुलेशन क्या है ये भी मैं आपको यही बता दूं क्या? चलो यही बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। ब्लड कोगुलेशन वाला पूरा कंसेप्ट मैं आपको यहीं पे समझा दूंगी अभी, ठीक है, ताकि आगे भी कोई क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन ना रहे बार बार। मिनरल्स में अगर मैं बात करूं कौन से हो सकते हैं भाई? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, अपना ये हाइड्रोकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ये सारे मिनरल्स हमें प्रेजेंट होते हैं। अदर सब्सटेंस में बात करूं भाई, हार्मोन्स, यूरिया, ग्लूकोज, हार्मोन्स, यूरिया, ग्लूकोज हो गया, लिपिड होता है, हेपरिन अपना केमिकल होता है वो वाला, ठीक है, कोलेस्ट्रोल, फ्लोटिंग फैक्टर जितने भी होते हैं ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करूंगी मैं किसकी? प्रोथ्रोम्बिन, यानी ब्लड कोगुलेशन जो हमारे पास होता है उसकी बात करेंगे अब। इरेज कर लेंगे इसको। मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको चीज समझा दी है, ठीक है, वहां पे सिर्फ मैच करना था, उसी के मैंने यहाँ पे फंक्शंस वगैरह बताए हैं आपको, और उससे एक्स्ट्रा बता दिया कि मिनरल्स वगैरह, प्लाज्मा का पूरा कंपोजिशन मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करेंगे अपना ब्लड कोगुलेशन की। देखो ब्लड कोगुलेशन से क्या मतलब है? सबसे पहले बिल्कुल बेसिक समझ लो इसका कि एक्चुअली ये क्या होता है। आपको जब भी चोट लगती है, आपको खून आता है, ब्लीडिंग तो होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी चोट लग गई, कोई भी गहरा जख्म हो गया और खून ना निकले, ठीक है। गम चोट लग जाए वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। जब भी खून निकलता है तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि वो जो खून है वो सूख जाता है, वो रुक भी जाता है, ठीक है, रुक जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद उस पर एक जिसको हम लोकल भाषा में खुरंड बोलते हैं, खुरंड आ जाता है उसके बाद, ठीक है। वो खुरंड क्या होता है? वो हमारे मतलब उसको बोलते हैं स्कम, ठीक है, वो होता है। अब वो क्या प्रोसीजर है पूरा ये ब्लड कोगुलेशन का कि भाई वो पहले खून निकला था, फिर वो अपने आप रुक गया, वो सूख गया, फिर वो खुरंडे में कन्वर्ट हो गया, ये जो पूरा प्रोसेस होता है भाई इसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड कोगुलेशन।
अब समझेंगे इसमें क्या होता है। देखो इसके दौरान जब भी चोट वगैरह लगती है, कुछ भी होता है, तो उस दौरान कुछ ना कुछ प्लेटलेट डैमेज हो जाती हैं। डैमेज्ड प्लेटलेट और डैमेज्ड टिश्यू से जो है वो खुरन आता है, टिश्यू के कारण। ठीक है, अब देखो देखो जो डैमेज्ड प्लेटलेट होती हैं, जो हमारी प्लेटलेट होती हैं, ठीक है, वो क्या रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा, या फिर उसको बोल सकते हैं हम थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, वो रिलीज करते हैं। ठीक है, ये केमिकल। और डैमेज्ड टिश्यू क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो ये क्या होगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज, अपना ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज होता है भाई, ये क्या करता है, एक्ट करता है किसके ऊपर, एक्ट्स ऑन जो प्रोथ्रोम्बिन होगा। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव हार्मोन, हार्मोन, ये तो प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन के ऊपर ये क्या करता है, एक्ट करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये एक जो है क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, लीवर प्रोड्यूस करता है इस क्लोटिंग फैक्टर को। ये इसको प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, लीवर भी क्या, विटामिन के की, मतलब विटामिन के की पूर्ति होनी चाहिए, तब लीवर जो है इसको प्रोड्यूस करता है। फिर ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बिन क्या होता है भाई, प्रो था, इनएक्टिव था, अब खाली थ्रोम्बिन हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। इनएक्टिव से एक्टिव एंजाइम में जो है ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये जो थ्रोम्बिन होगा ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन, जो मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इससे बना हमारे पास क्या, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन था, फिब्रिनोजन किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ था, लीवर के द्वारा। लीवर में क्या है, विटामिन के द्वारा फिब्रिनोजन क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिब्रिनोजन क्या होता है, एक सोल्यूबल प्रोटीन है ये। फिब्रिनोजन क्या है, सोल्यूबल प्रोटीन है। तो थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन के ऊपर काम किया और इस सोल्यूबल प्रोटीन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। फिब्रिन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या है, एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, इनसोल्यूबल प्रोटीन है। ये यहाँ तक मतलब इसमें कन्वर्ट कर दिया। एक बार आप इसको मैं छोटा कर देती हूँ, एक बार आप चीज समझो, मैंने क्या बोला, ब्लड कोकुलेशन दो वजह से होते हैं। डैमेज प्लेटलेट, चोट लगती है, प्लेटलेट डैमेज हो जाते हैं, कुछ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। डैमेज्ड प्लेटलेट रिलीज करती हैं केमिकल थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे मतलब फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम के प्रेजेंस में, अपना इसमें क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। और ये थ्रोम्बोकाइनेज फिर क्या करती है, एक्ट करती है प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन के ऊपर, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में। उसके बाद कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर जो है चोट लगती है जब, उस दौरान एज अ क्लोटिंग फैक्टर रिलीज करती है फिब्रिनोजन को रिलीज करती है, जो कि एक सोल्यूबल प्रोटीन है। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है इसको कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिन में, यानी कि एक इनसोल्यूबल प्रोटीन जो कि ये होता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बात करेंगे इसको इरेज करके। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए भाई जो मैं बता रही हूँ पूरा प्रोसेस। अभी तक मैंने आपको प्रोसेस बताया है, और प्रोसेस आप जानते हो हम किस चीज का सीख रहे हैं, किस चीज का समझ रहे हैं। देखो उसके बाद एक होता है हमारे पास कैस्केड प्रोसेस। अब ये क्या होता है, देखो इसको पहले मैं सिंपल जैसे a प्लस बी है हमारे पास, वो c में कन्वर्ट हो गया, c फिर फर्दर d और e में कन्वर्ट हो गया, e फर्दर f और g में कन्वर्ट हो गया। ये जो ऐसे प्रोसेस चलता है इसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक है, और जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड हमेशा फॉलो करती है इस कैस्केड प्रोसेस को। हम कहाँ पे पहुंच गए थे, देखो अब बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन से, मतलब मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ दे रही हूँ अब इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था क्या, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ था थ्रोम्बिन में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ऑब्वियसली किसी ना किसी एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से कोई चीज किसी दूसरे में कन्वर्ट होती है। थ्रोम्बोकाइनेज कहां से बन के आया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। कहां से, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। उसके बाद जो थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हुआ फिब्रिनोजन में।
फिब्रिनोजन फिर किस में कन्वर्ट हो गया, फिब्रिन में, एक इनएक्टिव एक इनसोल्यूबल प्रोटीन जो कि ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो मिनरल ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है, मैंने बहुत बार कैल्शियम आयन का जिक्र किया, तो अब मतलब आप समझ भी गए होंगे कि कैल्शियम आयन का जो है इस ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस में काफी ज्यादा जो है क्या होता है, काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या था, ब्लड क्लोटिंग का जो है प्रोसीजर था, मतलब ऐसे ऐसे ब्लड क्लोटिंग होती है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। आपको पता होना चाहिए कौन से एंजाइम मैंने यहाँ पे बात की है, कौन सा इनएक्टिव था, कौन सा एक्टिव था, मैंने सब कुछ सारी चीजें जो है लिखकर यहाँ पे बताई है। तो देखो अब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी लगा होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन थी, मैंने समझा दिया वो भी हालांकि। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज हमारे पास कौन सा थर्ड क्वेश्चन है। देखो जो अडल्ट ह्यूमन है, अडल्ट ह्यूमन की जो आरबीसी है, जो अडल्ट ह्यूमन की आरबीसी होती हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता उसमें, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, इस फीचर की कौन सा यहाँ पे से दे रहा, मतलब इन ऑप्शंस में से जो है दे रहा है वो हमें बतानी है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, गलत है। सोमेटिक सेल्स डू नॉट मेटाबोलाइज ऑल द इंटरनल स्पेसीज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास डी है, ओनली 4 जो इसका करेक्ट है। देखो ह्यूमन आरबीसी का जो न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट किस दौरान होता है, मैच्योरेशन के दौरान ह्यूमन आरबीसी का जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है और प्रोवाइड करता है ज्यादा स्पेस, किस चीज के लिए, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट के लिए। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कौन सा होता है भाई, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उसके लिए जो है ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। इट लैक्स मैनी सेल ऑर्गेनिल्स, बहुत सी सेल ऑर्गेनिल्स को ये लैक करता है, जैसे इंक्लूड करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इसमें नहीं होता। सो रेस्पायर्स एनारोबिकली, अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसमें नहीं होता, तो ये एनाएरोबिकली रेस्पायर करता है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, क्या है, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, जो अगर ब्लड के पीएच में रिडक्शन आ जाए, कम हो जाए विल, उससे क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई हमारे पास होगा सी। रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा किसकी एफिनिटी को, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, जो जिसकी वजह से एसिडोसाइस मतलब एसिडोसिस वगैरह काफी सारी डिसीज हो सकती है इससे, एसिडोसिस वगैरह। देखो पीएच कम हो गया ब्लड का, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं पाया, एफिनिटी नहीं कर पाया, सप्लाई में भी तो दिक्कत होगी ना कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ी सी जो है, मतलब ये वाला गलत है, हालांकि ऐसा नहीं होता कि जो सप्लाई मतलब ब्रेन के पास सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रिड्यूस हार्ट रेट कम नहीं होती, मतलब इससे हमारे पास कंडीशन होती है एसिडोसिस। अब एसिडोसिस क्या होता है भाई, एसिड का ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा प्रोड्यूस होना। अब देखो डिक्रीज हो गई हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी, उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, एसिडिटी ब्लड स्ट्रीम्स में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे मतलब ये कंडीशन हो जाती है एसिडोसाइसिस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस मतलब इनके बारे में कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो देखो सीरम ब्लड प्लस फिब्रिन, लिम्फ प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा, ये ठीक है, सी अपना करेक्ट है। देखो ब्लड जो होता है एक बॉडी फ्लूइड होता है जो डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंस, जैसे कि नेसेसरी सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, सेल्स तक इनको क्या करता है, नेसेसरी सब्सटेंस को डिलीवर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को। देखो मेटाबॉलिक छोड़ो, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फ्रॉम दो से मतलब वहां से उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। किससे कंपोज होता है ब्लड, आप जानते हो भाई, अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ब्लड का कंपोजिशन, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्लाज्मा ब्लड माइनस ये नहीं होता, लिम्फ में क्या है, प्लाज्मा नहीं, लिम्फ आगे बताती हूँ क्या होता है, सीरम भी आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, अरिथ्रोपोइसिस जो है कंडीशन होती है किस में स्टार्ट होती है, करेक्ट ऑप्शन भाई इसका है सी, रेड बोन मैरो में अरिथ्रोपोइसिस होता है। अरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का। ठीक है, अरिथ्रोपोइसिस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे देखो पहला मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें कि जो योग सेल्क होता है, यानी कि योग सेल्क, ये यानी जो हम वो फीमेल का प्लेसेंटा होता है उसमें होता है योग सैक, वो क्या होता है, एक होमोपोइटिक टिश्यू होता है। तो यानी 5 हफ्तों के बाद ये लीवर के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो रेड बोन मैरो जो होगा 6 महीने, मतलब 6 महीने से आगे जब बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल साइट बन जाती है अरिथ्रोपोइसिस की। तो मतलब यहाँ पे अरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो में ही आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, इतना याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज। जो ब्लड ग्रुप होता है जिन लोगों का ए बी, उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो अभी देख लेंगे इसको, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में देखो, कार्ल लैंडस्टीनर, मतलब कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्टेड ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था ABO ब्लड ग्रुप्स को ह्यूमन बींग में? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो A, B और O जो ये तीनों ब्लड ग्रुप्स थे वो किसने डिस्कवर किए? लैंडस्टीनर ने इन 1900, हाँ 1900 में। जबकि अगर मैं बात करूं AB ब्लड ग्रुप की, जो AB ब्लड ग्रुप है वो किसने सबसे पहले फाइंड आउट किया था? ये डी कैस्टेलो एंड स्टीनी 1902 में। मैंने क्या बताया? देखो, जो A, B और O ये तीनों ब्लड ग्रुप थे, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में, A और B जो था वो डी कैस्टिलो और स्टीनी ने 1902 में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ABO ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन किया जाता है बाय जीन आई। ये क्या होता है? आइसो एग्लूटाइनिन। ठीक है, इसका नाम होता है जीन आई का। हमारे पास जो है 3 अलील्स होते हैं, एक होता है भाई IA, एक होता है IB और एक होता है IO। इस जीन के ये 3 अलील्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है IA और IB के अलील्स के द्वारा, जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है इन दोनों अलील्स के द्वारा, उसको बोला जाता है A एंटीजन और B एंटीजन रिस्पेक्टिवली। A एंटीजन और क्या बोला जाता है उनको? B एंटीजन रिस्पेक्टिवली। तो देखो, जो इंडिविजुअल्स विद AB ब्लड ग्रुप, उनके पास ये दोनों एंटीजन होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप भाई AB होता है, उनके पास A एंटीजन भी होता है और B एंटीजन भी होता है। ठीक है, उनके RBCs पे, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती फॉर ईदर ऑफ द एंटीजन, और इन एंटीजन्स के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी उनके पास नहीं होती। अगर भाई एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडीज अगर होंगी इनके अगेंस्ट, तो जिनके अंदर मतलब AB ब्लड ग्रुप होगा, वो A को भी मार देंगे, B को भी मार देंगे, तो फिर डेथ ही ना हो जाएगी इंसान की। एंटीबॉडीज होंगी, इनके अगेंस्ट काम करेंगी, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन दोनों एंटीजेंस के अगेंस्ट यानी A और B के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती उनके प्लाज्मा में। सो दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप के द्वारा ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ब्लड टाइप को रिसीव कर सकते हैं। अब AB है, B भी है, दोनों एंटीजन उनके पास, एंटीबॉडी किसी की भी मतलब कोई से की भी नहीं है। तो A वाला ग्रुप डोनेट करे चाहे B वाला ग्रुप डोनेट करे, दोनों से ही तो वो अपना क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है AB वालों को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि उनको किसी का भी ब्लड ग्रुप जो है डोनेट किया जा सकता है। कहाँ चले गए? एक, ठीक है, किसी का भी ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकते हैं। देखो, जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल डोनर का और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का, वो मोर फॉर सिंप्लिसिटी सेक एज आइडली ओनली ब्लड ग्रुप मैच्ड यूनिट इज ट्रांसफ्यूज्ड। ये लाइन आपके काम की नहीं है। देखो, जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड ग्रुप O नेगेटिव के, O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है भाई, वो कोई भी एंटीजन, मतलब उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, ना A होता ना B होता। जैसे ये RBC है O की, कोई भी इसके ऊपर एंटीजन नहीं होता। जैसे अब AB की मैं बात करूँ, इसके ऊपर तो भाई ये एंटीजन होते हैं, ऐसे होते हैं एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट। लेकिन अगर इसके O नेगेटिव के केस में बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल RBC होते हैं, कोई एंटीजन इसके ऊपर नहीं होता। तो इट कैन बी, तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। तो O नेगेटिव को भाई यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, याद रखोगे, और AB को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। चलो देखते हैं अब। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 7th का क्या होगा? A। दोनों A और B एंटीजेंस होते हैं लेकिन RBC के ऊपर, लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज इनके प्लाज्मा पे नहीं होती। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। जो फिगर है वो शोज अ ह्यूमन ब्लड सेल। एक ह्यूमन ब्लड सेल यहाँ पे हमें दिख रहा है, आइडेंटिफाई करना है इसको, ये कौन सा है, और इसकी करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे देनी है। तो देखो भाई, ये क्या है? ये आपको बेसोफिल जैसा नहीं लग रहा? ये बेसोफिल है यहाँ पे हमारे पास। देखो, बेसोफिल सीक्रेट करता है क्या? हिस्टेमाइन को। यहाँ पे सेरोटीन भी, हिस्टेमाइन भी हो सकता है, जैसा हमने पढ़ा था, हिस्टेमाइन
सेरोटोनिन, हेपरिन एटसेट्रा, ठीक है, और रिवोल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको ये चीज समझ ना भी आ रही हो ना, कोई इशू नहीं, हालांकि आपके एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम दे रखे हैं तो इनको आप अच्छे से देख लो। आप सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ लेना कि यहाँ पे आपको 4 कैरेक्टर मतलब ब्लड सेल दे रखे हैं, उनके सामने उनके कैरेक्टरिस्टिक देखो कौन से का किससे मैच कर रहा है, सबसे पहले ये ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैच कर रहा था भाई, चलो इसका कर रहा है, बेसोफिल का कर रहा है, न्यूट्रोफिल का भी कर रहा है, ठीक है, इनका कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और मतलब हो सकता है कि और भी मैच कर जाए, पर देखो ये हमारे पास मैच कर रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा उसके डायग्राम के बारे में तो उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो अब ये चीज तो मैं आपको कैसे बताऊंगी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये तो आप खुद अगर ध्यान रखोगे, याद रखोगे तो ही आगे क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। ये बेसोफिल का है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन अ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सा इनमें से जो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई फिब्रिनोजन, पढ़ाया था मैंने आपको, फिब्रिनोजन का वहां पे जो है जिक्र हुआ था अपना, जो क्लोटिंग वाला हम पढ़ रहे थे। फिब्रिनोजन जो होता है वो प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा का, जो कन्वर्ट हो जाता है इनसोल्युबल प्रोटीन फिब्रिन में, बताया था मैंने ड्यूरिंग क्लोटिंग प्रोसेस के दौरान। फिब्रिनोजन क्या होता है, एक फ्री फ्लूइड होता है जो ऑब्टेन करता है, कब ऑब्टेन होता है, वो क्लोटिंग के बाद, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं ब्लड सीरम इज प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। देखो जो सीरम था मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी सीरम क्या होता है। प्लाज्मा में से अगर आप फिब्रिनोजन को माइनस करते हो तो आपके पास आता है क्या, सीरम, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, आगे भी बता दूंगी एक बार फिर से। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफन कोल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, किसको बोला जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, स्प्लीन को बोला जाता है। स्प्लीन क्या होता है, एक ऑर्गन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, जो कि लोकेटेड कहाँ होता है, जो लेफ्ट साइड होती है एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, डायफ्रागम के नीचे, मैंने कल आपको डायफ्रागम बताया था, डायफ्रागम के नीचे लेफ्ट साइड पे जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में, वहां पे प्रेजेंट होता है क्या, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन वहां पे प्रेजेंट होता है। तो जो मस्कुलर पार्टीशन होता है एब्डोमेन और चेस्ट के बीच में, वहां पे स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्रेगमेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, और उसमें जो ओल्ड और डेड सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप ही रिमूव होते रहते हैं नए के द्वारा, ठीक है, जो भी यहाँ पे मर जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, वो वापिस से रिप्लेस हो जाते हैं न्यू वंस के द्वारा, न्यू वंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 11th क्वेश्चन की, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस में आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, ठीक है, इट हैज 3, मैंने बताया था, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप्स के, जीनोटाइप वो होते हैं भाई जो जेनेटिक मेकअप से हमें मिले, और फिनोटाइप वो होते हैं जिनको हम देखकर मतलब फिजिकली आप बता सको, ठीक है, फिजिकली आप बता सको, पीसे यानी अपीयरेंस के द्वारा। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो 3 अलील्स जो हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, 3 अलील्स जो है एबीओ ब्लड ग्रुप में ह्यूमन के मतलब प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस कितने करते हैं, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स और 4 फिनोटाइप्स, भाई इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अब मैं बताती हूँ कैसे, देखो एक साइड में यहाँ पे लिख रही हूँ जीनोटाइप्स, एक साइड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फिनोटाइप्स। जीनोटाइप कौन से हो सकते हैं भाई, 3 होते हैं हमारे पास वैसे तो, IA, IB और II, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ IA, तीनों लिख लेते हैं, पहले तीनों को देख लेंगे इससे क्या बनेगा, पहले मैं बना लेती हूँ भाई, IB हो सकता है और IBI हो सकता है, यहाँ पे IB भी आएगा, ठीक है, IBI, और उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, IA और IB भी हो सकता है सेपरेटली, और खाली IB हो सकता है, राइट। तो देखो I है यहाँ पे, एंटीजन सिर्फ I है, तो यानी फिनोटाइप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप A, B है यहाँ पे खाली तो B, यहाँ पे A और B है दोनों है, तो यहाँ पे क्या होगा, A और B दोनों हो सकते हैं, I है तो खाली यहाँ पे क्या होगा, ब्लड ग्रुप O, तो कितने हो गए भाई, 4। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो भाई क्या दे रखा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बतानी है कौन सी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास इसकी ये है,
देखो जो ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यू सेल के पास, वो किसको, वो और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू सेल से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तक। तो अबाउट 97% जो है ऑक्सीजन का वो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा। भाई मैंने क्या बताया, जो 97% आरबीसी है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी के द्वारा। ठीक है, एक डिजोल्व स्टेट में, किसकी फॉर्म में, प्लाज्मा, डिजोल्व स्टेट जो है हमारी प्लाज्मा उसकी फॉर्म में जाता है। नियरली 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा, जबकि 70% वो बाइकार्बोनेट के तौर पे कैरी किया जाता है। ठीक है, ये हमने पीछे रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था 70% वाला। तो अबाउट 7% ऑफ CO2 जो बच गया वो कैरिड होता है एक डिसोल्व स्टेट में प्लाज्मा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका ये रहा 90, यहाँ पे 97 आएगा, ये इस वजह से गलत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ 80% ऑक्सीजन ओनली इन रेस्ट, ये गलत है भाई। 97% और प्लाज्मा की फॉर्म में ही जाता है, 20% थोड़ी, डू नॉट कैरी, गलत है। CO2 को कैरी करते हैं, ये यहाँ पे दे रखा 20 से 25% CO2। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो मोस्ट पॉपुलरली नॉन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO ग्रुपिंग है। इट इज नेम्ड ABO एंड नॉट ABC बिकॉज O इन इट्स रेफर्स टू हैविंग। इसको ABC नहीं ABO के नाम से क्यों रखा गया, मतलब इसका नाम इसको नेम्ड किया गया बिकॉज, क्योंकि O जो है इसमें रेफर करता है टू हैव। O के पास क्या होता है इनमें से, मैंने हालांकि बता दिया था, करेक्ट ऑप्शन ये है, कोई एंटीजन नहीं होती इसकी आरबीसी के ऊपर, पीछे बता के आई हूं मैं अभी। ठीक है, तो मैं इस वजह से कहती हूँ भाई कि जिसका एक बार हम जिक्र कर चुके हैं, बार बार उसके और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती। इसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। जैसे मैं अगर AB की बात करूं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको फिर से, AB जैसे है तो AB के ऊपर A एंटीजन भी होगा, B एंटीजन भी होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों एंटीजन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि खाली A की, तो इसके ऊपर खाली A एंटीजन होंगे, I हो सकता है A। B की बात करूं तो इसमें खाली B एंटीजन होंगे। O की बात करूं तो इसमें एंटीजन ही नहीं होते। ठीक है, इस वजह से ये किसी को भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और AB की अगर मैं बात करूं वो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। कंपेयर्ड टू ब्लड आर लिम्फ एज, अगर हम ब्लड से कंपेयर करें हमारे लिम्फ के पास क्या होता है ये बताना है। देखो भाई, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है, लिम्फ क्या है, एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कंप्राइज करता है, क्या क्या होता है उसके पास, लिम्फ प्लाज्मा भी होता है और लिम्फ कॉर्पस्कल्स भी होते हैं। इसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है, एक्सेप्ट, क्या इसमें एक्सेप्शन है कि इसमें आरबीसी नहीं होते और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते, यानी कि बी ऑप्शन का करेक्ट है। इसमें WBC ज्यादा होते हैं लेकिन आरबीसी नहीं होते। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी लिम्फ के बारे में। अभी देखो, स्पेस बना लेते हैं। मैंने कहा था पीछे आपको एक क्वेश्चन में कि लिम्फ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो भाई लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के पास होती है, सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगी, हैज क्लोटिंग कैपेसिटी। क्या होती है इसके पास, क्लोटिंग कैपेसिटी होती है। कलरलेस होता है भाई लिम्फ भी कलरलेस होता है। पीछे मैंने आपको ऑप्शन में, अभी इतना तो हम करेक्ट करके, मतलब अभी करेक्ट ऑप्शन हम देख कर आए हैं, इतना आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। वहां पे लिखा हुआ था कि WBC ज्यादा होती है। WBC मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, क्या था WBC में, कि वो कलरलेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, राइट। तो भैया अब लिम्फ में अगर WBC ज्यादा होती है तो ये भी अंडरस्टूड है कि कलरलेस होगा। जब WBC कलरलेस है तो लिम्फ भी तो कलरलेस होगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या होती है, 0 होती हैं। WBC काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में तो लिम्फ में WBC होती है, लेकिन फिर भी वो कम होती है, ब्लड के कंपैरिजन में कम होती है, लेस देन ब्लड। ठीक है, ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है। क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि किसमें काम आता है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, किसमें, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का उसमें। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, भाई आपके पास PIQ में आ जाए कि क्वेश्चन में आ जाए कि मिडल मैन ऑफ बॉडी, तो आपको ध्यान रखना है लिम्फ की बात हो रही है, ये इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ आया। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चलते हैं। मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डायग्राम बता देती हूँ। भाई ये मान लो कैपिलरी है, अज्यूम कर लो ये कैपिलरी, हालांकि मैंने बनाई भी कैपिलरी ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको।
क्या बन गया, ठीक है। अब देखो भाई, ये है टिश्यू, ठीक है, ये लिम्फ है, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है यहाँ से जो है, जो ये कैपिलरी है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड ये यहाँ पे इस कैपिलरी के अंदर जाता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड से फिर ये वापस कैपिलरी से ये अंदर नीचे आता है। तो यहाँ पे जो ये फ्लूइड है पूरा, यहाँ पे जो ये लिम्फ है, लिम्फ के अंदर यहाँ पे एंट्री करती है, एंटर हो जाता है ये बेसिकली, ठीक है। मैं इसको आपको बोल के भी बताऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे से। तो यहाँ पे आपको पहले दो चीजें याद रखनी है, जो एक क्वेश्चन में हमारे पास आया था कि लिम्फ इज इक्वल टू क्या होता है, लिम्फ कंपोजिशन होता है जिसमें प्लाज्मा भी हो और WBC भी हो। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC, देखो PYQ में था ये एक हमारे। और सीरम क्या होता है, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर देना, जो भी क्लोटिंग फैक्टर हमारे पास होता है उसको माइनस कर देना, ये होता है। आप देखो जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं लिखूंगी भी साथ के साथ जो प्रोसेस है। देखो जो ब्लड पासिस है, एज जो ब्लड है वो पास करता है, पासिस थ्रू किसके, कैपिलरीज से, थ्रू कैपिलरीज, किसमें, टिश्यूज में, इन टिश्यूज, कुछ वाटर, सम वाटर अलोंग विद किसके साथ, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के साथ, वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस होंगे उनके साथ है ना, स्पेस से बाहर मूव आउट कर जाता है, किसके बीच में, जो सेल्स होते हैं टिश्यू के बीच में, उन मतलब उसमें जो स्पेस होता है वहां से मूव आउट कर जाता है। और जो लार्जर प्रोटीन होते हैं और जो मोस्ट ऑफ द जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह होंगे वो कहाँ रह जाते हैं, ब्लड वेसल्स में। कहाँ रह जाते हैं वो, ब्लड वेसल्स में। तो फिर जो फ्लूइड रिलीज होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल, या फिर उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो मैंने बताया था ना पिछली डायग्राम में, उसको हम इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं। तो उसके पास कुछ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके प्लाज्मा में। तो जो मान लो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या न्यूट्रिएंट्स का होता है वो किसके बीच में होता है, ब्लड और सेल्स के बीच में होता है, हमेशा इस फ्लूइड के द्वारा। इस फ्लूइड का क्या काम है, ये चीज आपको याद रखनी है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब क्या काम होता है इसका। देखो, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, ठीक है, एटसेट्रा, बिटवीन किसके किसके बीच में, ब्लड एंड सेल्स के बीच में, हमेशा किसके द्वारा होता है, ऑलवेज अकर बाय दिस, थ्रू दिस फ्लूइड, ठीक है, इस फ्लूइड के द्वारा। तो अब आपको ये चीज समझ आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, फिर ज्यादा टाइम ना लेते हुए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 15th, देर इज नो DNA, किसमें DNA नहीं होता इनमें से। तो भाई मैच्योर RBC में DNA नहीं होता है। जो RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल होती है और डिलीवर करती है ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज तक, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। आप जानते हो इसमें, इसके मैच्योर RBC में DNA कभी भी नहीं होता। जो रेटिकुलोसाइट होता है, जो कि क्या होती है, एक इमीडिएट प्रिकर्सर होता है मैच्योर RBC का। कौन सा, रेटिकुलोसाइट, ठीक है। वो इवोल्व हो जाती है मैच्योर RBC में 24 घंटे के दौरान, इसके रिलीज के 24 घंटे के दौरान जो है मैच्योर RBC में ये जो है कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कि DNA नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। देखो, जो ग्लोबुलिन्स है कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्राइमरी इनवॉल्व, वही ये मैंने बताया था आपको। अब आपको ये चीज याद रखनी है क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। ग्लोबुलिन्स हम बात कर चुके हैं तीनों प्रोटीन्स की इनकी। विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन। एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट किसको बोला जाता है, हेपरिन को बोला जाता है। तो ये भी हम कर चुके हैं। 17th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, बी, बेसोफिल। हिस्टामाइन वगैरह जो केमिकल रिलीज करते हैं, हेपरिन, हिस्टामाइन, और एक और था अपना, कौन सा था वो, देखो बेसोफिल जो होता है एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल होता है, मैं फिर बता देती हूँ, यानी ल्यूकोसाइट होता है जिसके पास एक लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। बेसोफिल प्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूअसली, किसके द्वारा कंटिन्यूअसली ये प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं रेड ब्लड मैरो में, रेड बोन मैरो में सॉरी, और मूव अबाउट इन अमीबॉइड फैशन में घूमते भी रहते हैं। मास्ट सेल की तरह ये भी हिस्टामाइन हेपरिन को प्रोड्यूस करते हैं एज बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म, किसकी साइट पे, इन्फेक्शन या इंजरी की। अब मैं आपको हेपरिन के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो,
जो हेपरिन होता है भाई, ये क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन, जो कि प्रोड्यूस होता है किसमें, बॉडी में, किसके द्वारा भाई, लीवर। ये आपको इतना याद रखना है, एनसीईआरटी की बुक में इतना भी नहीं है हालांकि, पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। लीवर के द्वारा, लंग्स के द्वारा, अदर टिश्यूज कोई भी हो सकते हैं, जो कि किससे बनते हैं, बेसोफिल्स, जो अभी हमने करेक्ट ऑप्शन किया, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स जो होते हैं। ठीक है, इट इज इंजेक्टेड, ये मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर ब्लड में, क्या प्रिवेंट करने के लिए या फिर डिजोल्व करने के लिए, ब्लड क्लोट्स को। ठीक है, ब्लड क्लोट्स को क्या करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए। ब्लड क्लोट से क्या मतलब है, देखो हेपरिन में क्या होता है, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है, मतलब कोई भी ऐसी हार्ट की डिसीज हो जाती है, तो क्या बोलते हैं कि भाई वहां पे खून के पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे धक्के से पता नहीं क्या ऐसा ही कुछ है, आप समझ भी गए होंगे, वहां पे ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज वगैरह। ठीक है, अच्छे से वहां तक ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, तो ये ब्लड क्लोट्स को डिजोल्व करने के लिए हेपरिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस वजह से इसको नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो है, क्या बोला जाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट अकॉर्डिंग ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बेसोफिल्स, नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। अब देखो, जो मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने आपको अलग से भी लिखवाया था, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स अलग से लिखवाया था मैंने, क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। हीमोग्लोबिन एक ह्यूमन फीटस का वो कैसा होता है, एक ह्यूमन फीटस का हीमोग्लोबिन के बारे में बात करी जा रही है, कैसा होगा भाई वो, डी, हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए देन दैट ऑफ एन अडल्ट, मतलब अडल्ट से ज्यादा एफिनिटी होती है। देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ह्यूमन फीटस का, यानी एक बिल्कुल जो फीटस होता है, बच्चा बिल्कुल बिल्कुल छोटा नवजात, उसके पास हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए एज कंपेयर टू अडल्ट। देखो, जो फीटल हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रोंगली बाइंड करता है। ठीक है, कि और उसको अगर वो बाइंडिंग हो गई ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अच्छे से, मतलब स्ट्रोंगली, तो अनेबल करता है किसके ट्रांसफर को, ऑक्सीजन के ट्रांसफर को मदर से फीटस में अच्छे से, मतलब प्रीनेटली। ठीक है, प्रीनेटली का मतलब होता है कि जन्म से भी पहले, मतलब पेट में, वोम्ब में ही ऐसा जो होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड, चारों स्लाइड पर अलग अलग, विच ऑफ द विल नॉट, कौन सा इनमें से कोगुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम भाई कभी भी कोगुलेट नहीं होता। ब्लड स्ट्रीम एक पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर का होता है ब्लड स्ट्रीम, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, पेल येलो कलर का होता है और लिक्विड होता है, लिक्विड माइनस क्लोटिंग एलिमेंट्स। और ये क्या होता है, लिक्विड होता है जिसमें से आप क्लोटिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, मतलब इसमें क्लोटिंग एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तो कोगुलेट कैसे होगा, क्लोटिंग एलिमेंट्स नहीं होते इसमें, तो इट डज नॉट है, इसमें फिब्रिनोजन नहीं होता जो कि क्लोटिंग एलिमेंट होता है, और अदर जो क्लोटिंग मटेरियल होंगे, ठीक है, वो इसमें नहीं होते, तो ये ब्लड क्लोटिंग में कभी भी पार्ट नहीं लेता। सैंपल फ्रॉम द सोरेसिक डक्ट, इसमें होता है भाई होल ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, ब्लड प्लाज्मा, इन सब में होता है, पर इसमें नहीं होता, ब्लड अपना ब्लड सीरम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट भाई बी है, इंसेक्ट में जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं उसको, हीमोलिम्फ बोलते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ इनकी सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड को, हीमोलिम्फ इसको बोला जाता है। डज नॉट हेल्प इन, वो सर्कुलेशन में मदद नहीं करते रेस्पिरेटरी गैसेस के फॉर द बॉडी। ठीक है, वो कभी भी सर्व टू नहीं, ये नहीं करते, नो। ठीक है, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेट करते हैं फूड को और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का यानी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय वो स्मॉल एयर चैम्बर्स होते हैं इनके पास, स्पाइरिकल्स, वहां से होता है। क्या होता है, स्पाइरिकल्स, रेस्पिरेशन वहां से ये करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह या रेस्पिरेशन जो भी है वहां से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, जो एबीओ सिस्टम होता है ब्लड ग्रुप्स का, अगर उसके पास एंटीजन प्रेजेंट हो लेकिन कोई एंटीबॉडी ना हो तो ब्लड ग्रुप ऑफ एंटीजन, ये बिल्कुल अभी करके आया भाई, ए बी है इसका करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना चाहिए ए बी है, जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होती लेकिन दोनों एंटीजन होते हैं। देखा, मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता रही हूँ, आगे पीवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड टू कीप इन, आपने क्या किया,
एक पेशेंट से ब्लड निकाल लिया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा एनालिसिस के लिए, किसके ब्लड कॉर्पस्कल और प्लाज्मा की एनालाइजेशन के लिए। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद, आपको 4 टाइप्स के टेस्ट ट्यूब से भी प्रोवाइड किया गया। विच ऑफ देम विल यू नॉट यूज फॉर द पर्पस, आप उनमें से कौन सी ट्यूब को यूज नहीं करोगे इस पर्पस के लिए, कौन से पर्पस के लिए कि आपको भाई एनालाइज करना है ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा भाई ए, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसके पास होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए भाई, मैंने कैल्शियम, जब मैं आपको ब्लड कोगुलेशन बता रही थी, मैंने बार बार कैल्शियम आयन का जिक्र किया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है कोगुलेशन के लिए, क्लोटिंग के लिए। अब अगर आपने कैल्शियम वाली टेस्ट ट्यूब को यूज कर लिया तो आप कैसे पता लगाओगे भाई, वो तो क्लोट हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा वहां पे तो, राइट। तो ये नहीं होगा बिल्कुल भी। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। जो अगर प्रेजेंस होगी कैल्शियम की, वो क्या करेगी, हेपरिन को रिमूव कर देगी वहां से। हेपरिन क्या होता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट, एंटी मतलब इसके अगेंस्ट, वो कोगुलेशन नहीं होने देता, ठीक है, कौन, हेपरिन। तो वो क्या करेगा, हेपरिन को हटा देगा और वो प्रमोट करेगा ब्लड की क्लोटिंग को। तो सोडियम ऑक्सैलेट और हेपरिन जो है कंटेनिंग ट्यूब्स विल नॉट अलाउ द ब्लड टू कोगुलेट। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ए। ठीक है, इसमें कोगुलेशन नहीं होती, इसमें कोगुलेशन हो जाएगी इस वजह से। और एक और मैं एक्स्ट्रा सी आपको बात बता देती हूँ इसके बारे में एडिशनल नॉलेज के लिए। जो टेस्ट होता है ये यूज क्यों किया जाता है, मॉनिटर करने के लिए हेपरिन थेरेपी को। और उससे क्या इंश्योरमेंट चाहिए होता है इनको कि एक पर्सन जो है वो सफिशिएंट हेपरिन को जो है रिसीव कर रहा है एंटीकोगुलेशन के लिए बिना किसी एक्सेस ब्लीडिंग के। ठीक है, सिंस जो टेस्ट इन्वॉल्व होती हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका कलर चेंज होता है, यानी कि उसको कलरोमेट्रिक बोलते हैं, या फिर उनको हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमोजेनिक एंटी एक्सए, ठीक है, एक्सए, और या फिर एंटी एक्स ए ऐसे भी उनको बोला जाता है। खैर ये आपके लिए बहुत ही एडिशनल नॉलेज है, कोई जरूरत नहीं है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन आपको समझ आया होगा क्योंकि कैल्शियम आयन यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है लिम्फ के रिगार्डिंग। लिम्फ को अभी मैं आपको अच्छे से समझा के आई, तो लिम्फ के रिगार्डिंग क्या आएगा, ऑल कंपोनेंट ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी नहीं होती, अभी समझा के आई मैं अच्छे से पूरा विद डायग्राम एंड पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के लिए करेक्ट भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नो एंटीजन एंटीबॉडी बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। एंटीबॉडीज ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट के बारे में, यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, डब्ल्यूबीसी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, देखो सडन फॉल इन इंडिकेशन नहीं, फॉल नहीं होता भाई, इंक्रीजमेंट 1 लाख से ऊपर जाए, मैंने ये चीज भी आपको बताई थी। प्रोड्यूस इन थाइमस में नहीं प्रोड्यूस होते भाई ये, 1 मिनट और ऑप्शन देखते हैं। ई न्यूक्लिएटेड नहीं होते, अच्छे से बताया था, न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में सारी बातें कर ली थी। कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, ये क्या है अपने डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ल्यूकोसाइट कलरलेस न्यूक्लिएटेड और एम्बॉइड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, जिसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता लेकिन ये कैपेबल होते हैं टू कम आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, किसके द्वारा, डायपेडेसिस एक प्रोसेस होता है उसके द्वारा ये ब्लड कैपिलरी से बाहर आ सकते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी अकाउंट में फॉल हो तो उस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया बोला जाता है, और वो क्यों होती है, ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, मतलब जो फोलिक एसिड होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण, और एड्स वगैरह हो सकता है। तो वहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, मैंने बताया था। अगर नेक्स्ट बात करें किसकी, मैमल्स में हिस्टामाइन, जो मैमल्स की बात करें उसमें जो हिस्टामाइन केमिकल है वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, मास्ट सेल्स, पढ़ा था हमने। हिस्टामाइन एक पोटेंट वाइसोडाइलेटर होता है, मैंने आपको बताया था वीसोडाइलेटर। डायलेटर क्या होता है भाई, जो ब्लड सेल्स वगैरह को वाइड कर दे, ठीक है, वाइडर। ये किसके द्वारा फॉर्म होता है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड हिस्टेडाइन, और रिलीज होता है मास्ट सेल के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू जो भी अप्रोप्रिएट एंटीजेंस होंगे उनके रिस्पॉन्स में। मास्ट सेल जो होते हैं स्पेशली क्या होते हैं, प्रीवेलेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्किन में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह या फिर सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, वहां पे मास्ट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, मास्ट सेल्स। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू एबीओ ग्रुप देयर आर 4 मेजर ब्लड टाइप्स। ठीक है, हम जानते हैं कौन से थे, वो फिनोटाइप से मैंने निकाला था। ठीक है, फिनोटाइप से मैंने आपको बताया था, इज डिटरमाइंड बाय, बिकॉज दिस ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय। इसमें क्या होता है, करेक्ट क्वेश्चन भाई इसका सी है। 3 एलील्स होते हैं जिसमें से 2 जो है कोडोमिनेंट होते हैं और तीसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है। कौन से कोडोमिनेंट होते हैं, कोडोमिनेंट, ए और बी एक दूसरे के कोडोमिनेंट होते हैं, मतलब एक बराबर का जो है इनका हिस्सेदारी होती है। और आई जो है इसमें क्या होता है, रिसेसिव होता है।
क्या होता है, रिसेसिव, यानी जो इनसे कम होता है। तो ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट बात करेंगे, तीनों एलील्स तो नहीं, ये नहीं होते, ठीक है। ये हालांकि मैंने आपको करेक्ट बता दिया, अब यहाँ पे वही उल्टी सीधी चीजें लिख रखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से ग्रेन्युलोसाइट कौन सा नहीं है। बिल्कुल देखो सिंपल ऑप्शन का टाइप्स का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं होता। लिम्फोसाइट ग्रेन्युलोसाइट में नहीं आता, ये ए ग्रेन्युलोसाइट में आता है, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से आपको टेबल बनाई थी। लाइफ स्पैन जो है ह्यूमन WBC का वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, कम होता है, शॉर्ट लाइफ मैंने आपको बताया था, लेकिन अब आपको बताना कितना होता है। ये भाई करेक्ट क्वेश्चन है, 10 दिन का, 10 दिन से भी कम का मान लो। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कम से कम लगभग 10 दिन की या उससे कम की होती है। जितने भी मोस्ट ऑफ द WBC जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन क्या है, इवन 1 दिन की भी हो सकती है, मतलब लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट होता है लेस देन 1 डे। 10 तो यहाँ पे अधिकतर लिखा हुआ है, ठीक है, कि इससे ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। देखो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, बोन मैरो में। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं भाई, बोन मैरो, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि WBC कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो बोन मैरो में होते हैं। कैसे रेट पे, एट अ रेट ऑफ अबाउट 1000 मिलियन पर डे, और हेल्प करते हैं टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज हो गई या फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहे हैं इम्यून सिस्टम में, उनके अगेंस्ट फाइट करता है। मतलब इन कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, ल्यूकीमिया जो कंडीशन होती है, मे राइज टू, मतलब इसमें 50,000 व्हाइट ब्लड सेल जो है एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड में, मतलब ओनली 1% ऑफ ब्लड ऑन एवरेज इज अ व्हाइट ब्लड सेल, मतलब इतना मतलब ड्रॉप हो सकता है उसका, कम हो जाए, कम मैंने क्या बताया था, ल्यूकीमिया हो जाएगा उस कंडीशन में। ल्यूकीमिया यानी कि जो अप्रोप्रिएट रेंज होती है उससे कम होता है तो उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। और एज वेल एज इन ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल कहाँ पे फाउंड होते हैं, लार्ज नंबर्स में लिम्फेटिक सिस्टम में, स्प्लीन में, या फिर अदर बॉडी टिश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा। 31 की बात करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन्स रिसीव ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट ऑर्गन जो है रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सिर्फ और सिर्फ किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है रिसीव करे, कौन सा होगा इनमें से वो, भाई करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, स्प्लीन। स्प्लीन और ब्रेन, ये 2 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, स्प्लीन और इसके साथ एक ब्रेन भी आपको याद रखना है, ये 2 ऐसे हैं ऑर्गन्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किसके बारे में, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज के बारे में सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, जो RBC एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को भी और CO2 को भी, करेक्ट है ये, ठीक है। ये आप जानते हो, कंबाइंड फॉर्म में मतलब डिजोल्व होते हैं और केमिकली कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ सर्व्स टू, लिम्फ का क्या काम होता है, मैंने बताया था इसका, रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, ठीक है। वहां पे जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो वापस ब्लड में ही तो भेज दिया था ना, कैपिलरी में था जो, तो वहां पे इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया था। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लिम्फ का वो क्या है, टू रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू द ब्लड। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं। भाई इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। वेरियस फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो गया, फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब और भी जो कंडीशंस होते हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एंटीजन्स आर प्रेजेंट, एंटीजन इनमें से कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो भाई एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं सेल के सरफेस पे। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के सरफेस पे। एंटीजन्स फॉरेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को, यानी कि एंटीबॉडीज को किसी आगे मतलब खुद के खिलाफ भी या फिर जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, ये प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पे ऐसे इसके सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स। नेक्स्ट बात करेंगे 34th क्वेश्चन की, 35th क्वेश्चन की। देखो एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप O है, कैन नॉट हैव पेरेंट्स, उसके पास क्या है, पेरेंट्स नहीं है, वो ब्लड ग्रुप्स O जिसका ब्लड ग्रुप होगा जिस बच्चे का, उनके पेरेंट्स का इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखो भाई जो इनहेरिटेंस है, ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफर हुआ है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, उस केस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी कि जो माँ बाप से बच्चे में जो गुण आए हैं या जो भी ब्लड ग्रुप DNA वगैरह आया है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जो एलिलिक जीन होते हैं, जीन्स, वो जो 3 जीन्स है, ठीक है, जो कि कौन से हैं, IA, IB और
आई या आई नोट भी कई जगह पे लिखा मिल सकता है, कई बुकों में आपके पास। तो अगर एक इंडिविजुअल के पास 2 एलिलिक जीन्स प्रेजेंट है इन वन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल होता है भाई हमेशा ध्यान रखना उसके पास कोई 2 एलिलिक जीन्स प्रेजेंट हो गया, ऐसा कभी नहीं है। कभी आप अभी तक ये सोच रहे हो कि किसी के पास तीनों भी हो सकते हैं, नहीं तीनों नहीं हो सकते, 2 एलिलिक जीन्स होते हैं उनके पास। आई ए और आई बी को डोमिनेंट बोला जाता है। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ये 2 क्या होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं, और एक जो आई वाला है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है, रिसेसिव। जबकि आई नोट की मैं यहाँ पे आई नोट लिख लेती हूँ या आई ए कुछ भी लिख लो, मैं यहाँ पे नोट कह रही हूँ। आई नोट क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो अगर एक चाइल्ड के पास ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो ही और शी मस्ट हैव आई नोट आई नोट। तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ओ का मतलब क्या हुआ भाई, नो एंटीजन, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी। नो एंटीजन का मतलब क्या हुआ, ए भी नहीं होगी बी भी नहीं होगी, कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो उसके पास एलिल्स कौन से होंगे, आई नोट, ये उसके पास एलिलिक जीन होंगे, राइट। तो जो ही और शी कैन नॉट हैव द पेरेंट्स, तो उसके पास जो पेरेंट्स है कौन से ब्लड ग्रुप के नहीं सकते, ए बी या फिर ए बी, मतलब ए बी के या फिर ए बी या ए ओ, मतलब काइंड ऑफ ए ओ तो होता ही नहीं ना, कौन सा ब्लड ग्रुप बता रही हूँ मैं, ए बी ओ, ठीक है। मतलब इस ब्लड ग्रुप के जो है उसके पास पेरेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि भाई ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब उसके पास एंटीजन ए और बी की है ही नहीं। तो अब उसके पास एक भी एंटीजन नहीं आया ए या बी का, तो उसके पेरेंट्स के पास कैसे होगा, पेरेंट्स से तो पास होता है ना, इनहेरिटेंसी होती है ये। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, देख लेंगे। 35th का करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो इंक्लूड्स, कौन से सेल जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होता है भाई आरबीसी और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, जो अभी मैं पीछे भी मैंने बताया था आपको। देखो फीटस में अगर मैं बात करूं फीटस की, तो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स और थाइमस, ये क्या होते हैं, होमोपोइटिक ऑर्गन होते हैं। होमोपोइटिक का क्या मतलब होता है ये मैं बता देती हूँ। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स फीटस में कौन से होते हैं, दोबारा सुनना, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, थाइमस। अडल्ट की बात करूं तो जितने भी मोस्ट ऑफ द ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं वो पेरिफेरल रीजन में फॉर्म्ड होते हैं, किसके, रेड बोन मैरो के। लॉन्ग बोन्स जो होती है ना, उसका जो रेड बोन मैरो होता है, बोन मैरो वहां पे। तो आरबीसी और ल्यूकोसाइट इसका करेक्ट ऑप्शन है। खाली आरबीसी नहीं होता, आरबीसी खाली ल्यूकोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट नहीं, ठीक है। अब मैन विद ब्लड, एक मैन का ब्लड ग्रुप ए है, मैरी उसने शादी कर ली ए बी ब्लड ग्रुप वाली लड़की के साथ। विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट दैट द मैन इज नॉट होमोजाइगस, कौन सी प्रोजेनी यानी कौन सा वंश, प्रोजेनी का मतलब होता है उनका वंश, किस टाइप का, मतलब कौन सा वंश उनका ये इंडिकेट करेगा कि जो मैन है वो होमोजाइगस नहीं है। मतलब होमोजाइगस सेम टाइप का, जिसके पास क्या है, सेम टाइप ऑफ जो अपना कोई भी सेम टाइप ऑफ मतलब जेनेटिक मेकअप नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। एक मैन है ए, ब्लड ग्रुप ए वाला, उसके पास ये होंगे आई ए और आई ए अपनी एलिलिक जीन्स। अभी तक भैया आपको ये चीज तो समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई ए और आई ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप होगा उसका, और आई ए या फिर आई बी के साथ उसका क्या ब्लड ग्रुप हो सकता था, ए बी। एक वुमेन है ए बी ब्लड ग्रुप के साथ, उसका क्या होगा, आई ए और आई बी, ठीक है, यानी कि या फिर आई ए और आई नोट भी उसके साथ मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आई ए और आई ए, खाली उसका ए और ए मिल गया तो ए बन गया। अगर उसका वुमेन के साथ आई ए और आई बी मिलके बन गया तो ए बी प्रोजेनी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ औरत का आई ए और आई बी हो सकता है, फिर आई ए या फिर आई नोट भी हो सकता है, फिर आई बी और आई नोट भी हो सकता है, ठीक है। वुमेन के ये 3 ब्लड ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल है, कौन से, ए बी और बी। ये क्या है, सारे क्या शो करें, हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है, अलग अलग। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आई ए से क्या बने, आई ए और आई ए साथ में मिल जाए उनके तो ए ब्लड ग्रुप बने। आई ए और आई बी जो है अलील्स मिले तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। आई ए और बी की अगर मैं बात करूँ वो ए और ए के साथ मिले तो क्या बनेगा, ए, और आई ए और आई बी क्या बनेगा, ए बी। ये भी क्या, ये शो कर रहे हैं होमोजाइगस, ठीक है। ए बी ए बी, ऊपर क्या था, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ये मतलब सारे हेटेरोजाइगस थे, क्या है, होमोजाइगस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, 37 का हमारे पास क्या आएगा आंसर, बी। यानी 37 में हमारे पास क्या आएगा, बी। टिक कर लेते हैं।
जो बी अगर उसके पास अगर प्रोजेनी हो जाएगी, बी वाली प्रोजेनी अगर उसके पास होगी, तो वो ये इंडिकेट कर देगा कि वो होमोजाइगस नहीं है, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन देखी। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली थी हेट्रोजाइगस, ये थी होमोजाइगस। होमोजाइगस में आपको बी कहीं दिख, मतलब एक मिनट, ये नीचे वाली जो थी ये होमोजाइगस थी, होमोजाइगस में आपको बी नहीं दिख रहा था, राइट, एक जगह भी बी नहीं है। ऊपर हमारे पास हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में बी था, यानी बी ही वो प्रोजेनी होगी जो ये साबित कर देगी कि वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, ना कि होमोजाइगस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, विच इज ब्लड कैपिलरीज आर मेड ऑफ। ब्लड कैपिलरीज किससे बनी होती है, ये तो भाई सिंपल है, एंडोथेलियम से, ये तो याद रखना है आपको। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं भाई बनी होती है एंडोथेलियल सेल से, ठीक है। और दीज आर वेयर द इंपॉर्टेंट फंक्शन, जहाँ पे ये वो कहाँ प्रेजेंट होती है ये एंडोथेलियन वगैरह, जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही मेजर काम हो रहा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 39th क्वेश्चन की, ये जो जीनोटाइप है बी ग्रुप फादर का ऑफ एन ओ ग्रुप चाइल्ड इज, जीनोटाइप ऑफ बी ग्रुप फादर ऑफ एन ओ ग्रुप चाइल्ड इज, तो क्या होगा वो जीनोटाइप जिसके पापा का तो ब्लड ग्रुप बी है और बच्चे का ओ है, वो बताना है। देखो जीनोटाइप जो है चाइल्ड का हैविंग ओ ब्लड ग्रुप इज, उसके पास क्या होगा, आई नोट आई नोट, ठीक है, ये होगा। और जो फादर का ब्लड ग्रुप भी है उसके पास क्या होगा, या तो उसके पास हो सकता है भाई आई बी, या फिर उसके पास क्या हो सकता है आई बी और आई नोट, ये भी हो सकता है, राइट। तो फादर मस्ट है, फादर के पास क्या होना चाहिए, आई बी आई नोट होना चाहिए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, डी, ठीक है, आई नोट और आई बी, आई ओ सॉरी आई नोट कह रही हूँ, आई ओ और आई बी, ठीक है, ओ बी और बी बी है इसके पास, यानी कि अब इस पापा के पास बी और ओ था, अब इसमें से बच्चे के पास कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया, क्योंकि उसके पास क्या हुआ, आई ओ और आई नोट आई, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे बच्चे का क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 40 क्वेश्चन की, जो कंपोनेंट है ब्लड का जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कौन सा ब्लड का कंपोनेंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है ना, डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म कब हो सकता है, जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे कोरिलेट करके चीजों को सोल्व करो। वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज फॉर्म्ड ऑफ, जो वॉल होती है ब्लड कैपिलरीज की वो किससे फॉर्म होती है, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका एंडोथेलियल सेल्स है। अभी पीछे भी किया था, जो वॉल्स होती है ब्लड कैपिलरीज की वो कभी भी उसमें कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नहीं होती, लिम्फ सिस्टम लिम्फ वगैरह वेसल में, लिम्फिक वेसल में ना उसके पास ट्यूनिका एक्सटर्ना होती, ना ट्यूनिका मीडिया होती है, सारी लेयर्स है बेसिकली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होता है, एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। ब्लड ग्रुप ए बी है, अभी आपको पता होना चाहिए भाई, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, 42 का बी, ठीक है, काफी टाइम से कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, विच वन एनगल्स पैथोजेंस रैपिडली, इनमें से कौन सा जो है पैथोजेंस को रैपिडली क्या करता है, एनगल्फ करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, सी, न्यूट्रोफिल्स। अभी हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको सारे प्रोटीन के टाइप बताए थे। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट होता है, यानी डब्ल्यूबीसी, जो कि सारे टाइप के स्टेन यानी एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ले सकता है, और मोस्ट अबंडेंट भी यही होता है, 60 to 70% कंपोजिशन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का इसके पास होता है। मोस्ट एक्टिव टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी ये होता है। न्यूट्रोफिल क्या किसमें मदद करता है, टू हील डैमेज्ड टिश्यूज एंड रिजोल्व इन्फेक्शन, जो भी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं भाई, उसकी जो रिकवरी होती है वो न्यूट्रोफिल्स ही करता है, और जो भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह को रिजोल्व करने के लिए इसका जो लेवल है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। जब भी भाई कोई भी इन्फेक्शन, इंजरी या कोई भी अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है, उसके रिस्पॉन्स में न्यूट्रोफिल्स का ऑटोमेटिकली जो है वो क्या है अपना वैल्यू जो है इसकी रेंज बढ़ जाती है। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको रिक्वायर्स ब्लड, उसको ब्लड चाहिए, मैंने क्या बोला भाई, एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अब उसको खून चाहिए, तो ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन, तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए और ओ। क्यों, देखो ए वाला जो होगा उसके पास एंटीजन ए होगी और एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी, यानी कि अगर उसके बॉडी में ए के खिलाफ बी ब्लड ग्रुप डाल दिया तो एंटीबॉडीज अपना काम करना चालू कर देंगी, वो उसको मारना चालू कर देंगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ए के पास क्या होता है, एंटीजन ए होती है और एंटीबॉडी बी होती है, सो इट कैन हैव द सेम ब्लड ग्रुप, तो उसके पास सेम ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा, राइट। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, कोई भी मतलब एंटीजन नहीं होती, ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडीज दोनों होती हैं और भी, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ए और ओ दोनों दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड, अगर हम कैल्शियम को रिमूव कर दें फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड से तो उसका क्या कोज होगा, तो भाई अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं, क्लोटिंग प्रिवेंट हो जाएगी, और क्लोटिंग तो प्रिवेंट होनी है भाई, क्लोटिंग प्रिवेंट होगी तो ना तो खून रुकेगा, वो जो हम लोकल भाषा में खुरंड बोलते हैं वो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, लिम्फ जो है ब्लड से अलग होता है, कैसे अलग होता है, क्योंकि इसके पास भाई डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है, आरबीसी कम होती हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो, इसका करेक्ट ऑप्शन ए आएगा,
सिर्फ WBC होते हैं यहाँ पे। मोस्ट एक्यूरेट हमारे पास यही होगा, RBC नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओनली WBC। मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट, जो मिनरल रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट में मिलता है ब्लड के, उसको क्या बोलते हैं, रेड पिगमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भैया, आप पढ़ते भी आ रहे होगे, आयरन होता है ब्लड में, क्या होता है, आयरन। RBC डू नॉट अगर इन, RBC इनमें से किसके पास नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन भाई कॉकरोच RBC नहीं होती। जो ब्लड होता है कॉकरोच का उसके पास RBC नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, एज इट इज नॉट इन्फेक्ट द ब्लड, ये इन्फेक्ट मतलब ब्लड नहीं होता है इसके पास। हीमोलिम्फ होता है विच उसके पास कुछ अनपिगमेंटेड फ्री सेल्स होते हैं उसके प्लाज्मा में, जिसको बोला जाता है हिमेटोसाइट्स, ठीक है। विच हम जिसका मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज या रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट बात करेंगे, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है एक्सटेंडेड ECG में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। देखो जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, जो इनिशिएट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होना है, सिकुड़ना। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब स्टार्ट होती है, शॉर्टली मतलब Q के बाद शुरू होती है, और सिस्टोल की बिगिनिंग, ठीक है। यानी कि देखो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो टर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ECG है, वो किसने डिस्क्राइब की, मतलब क्या डिस्क्राइब करने के लिए हुई थी, यूज टू डिस्क्राइब दीज वेव फॉर्म इन थोवन, जो है डच मेडिकल मीटिंग ऑफ 1893 में ये जो है इस्तेमाल किया गया था। 1901 में सक्सेसफुली उन्होंने एक नई स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर की डेवलप कर दी थी, ठीक है, एक काफी ज्यादा अच्छी सेंसिटिविटी के साथ, विच यूज इन, जो उन्होंने अपनी ECG में यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं नोडल टिश्यू में आर ऑटो एक्साइटेबल, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, खुद से एक्साइटेड हो जाते हैं। व्हाई डज द SA नोड एक्ट एज अ, तो SA नोड जो है नॉर्मल पेसमेकर के जैसे क्यों काम करता है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, क्योंकि SA नोड के पास हाईएस्ट रेट होता है डीपोलराइजेशन का। देखो जो SA नोड है वो एज अ पेसमेकर ऑफ हार्ट इस्तेमाल मतलब एक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है टिश्यूज की, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो जनरेट कर सके हीट की इंपल्सिस को एक हाईएस्ट रेट में, यानी एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी पे, इसको इस वजह से उसको बोला जाता है पेसमेकर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू जो है वो एम्बेडेड होता है लोअर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम में, यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। आप अपना हार्ट का डायग्राम खोल के देखना एनसीईआरटी की बुक में। डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्सेस टू अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, दिस डिले अलाउज, ये डिले क्या अलाउ करती है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, आर्ट्रिया टू एम्प्टी, वो आर्ट्रिया को कंप्लीटली खाली होने का समय दे देती है, ताकि पूरा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स वगैरह में चला जाए। डिले जो है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में SA नोड से वेंट्रिकल्स में प्रोवाइड करती है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स को, कि वो प्रिवेंट्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड ओरिकल्स। ये अलाउ करती है आर्ट्रिया को कंप्लीटली एम्प्टी होने के लिए, बिफोर, जब मतलब किससे पहले, इससे पहले कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले आर्ट्रिया खाली होनी जरूरी है। नेक्स्ट है, ये है भाई अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मैच करना है, करेक्ट मैच यहाँ पे हमें देना है। तो देखो कार्डियोग्राम जो एक डायग्नोस्टिक टूल होता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल होता है, जो कि पी वेव्स में अगर मैं बात करूं तो पी वेव क्या इंटीग्रेट करता है, इसमें आपको लिखा हुआ है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। स्टार्टिंग में डीपोलराइजेशन होता है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या करता है फिर भाई, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर, ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर, ठीक है। T उसके बाद क्या, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन किसके द्वारा होती है, T के द्वारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और साइज जो रिडक्शन होता है साइज ऑफ T में, तो वो किसकी वजह से होता है, जो नॉर्मल T वेव हो लाइटली स्टीपर होती है, मतलब डाउनवर्ड्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोरोनरी इस्काइमिया। तो यहाँ पे हमारे जो है PYQs इसके फिनिश हो गए हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।